जय और उसका परिवार एक मेट्रो सिटी में बहुत ही सुंदर बंगले में रहता था। जय के घर में पैसे की कोई कमी नहीं थी। आखिरकार वो शाही घराने से जो था। जय अपने शहर की सबसे बड़ी कॉलेज में पढ़ता था। कॉलेज में जय के बहुत ही अच्छे दोस्त थे जिनका नाम चिराग, राघव, सोहम और सन्नी था। जय और उसके दोस्त जय के गांव के खानदानी महल में कुछ दिनों के लिए वेकेशन मनाने का प्लान कर रहे थे। जब जय ने ये बात अपने माता पिता को बताई तो उसके माता पिता ने उसे साफ मना कर दिया। नहीं बेटा, वो गांव का महल बहुत ही जानलेवा है। वहां जाना खतरे से खाली नहीं है। हमारी कई पीढ़ियों से उस महल में नहीं गए हैं। बस एक बुजुर्ग चाचा है जो महल में थोड़ी साफ सफाई करके रखते हैं, वो भी बाहर बाहर से, और दिन के समय में। रात के समय वहां जाने की कोई हिम्मत नहीं करता है। तुम्हें जाना ही है तो विदेश में कहीं घूम आओ, पर उस महल का नाम मत लो। जय के पिता ने उसे समझाते हुए कहा, अरे डैड, आप भी कौन से जमाने में रहते हैं? किस चीज का खतरा है वहां पर? मुझे एक बार जाने तो दीजिए। हो सकता है लोग अफवाह फैला रहे हों। जय ने इरिटेट होते हुए कहा, नहीं बेटा, मेरे परदादा जो हैं उन्होंने जब सबको वहां जाने के लिए मना किया है और हम लोग पीढ़ियों से उसकी बात का पालन कर रहे हैं। देखो, बड़े बुजुर्ग का बात नहीं टालते हैं। इतना बोलकर जय के पिता वहां से चले गए। जय ने उस वक्त तो कुछ नहीं कहा, पर उसने गांव के महल में जाने का फैसला कर लिया था और उस महल की चाबियां चुपके से अलमारी से निकाल भी ली थी। घर से निकलने से पहले उसने अपने माता पिता से कहा, मैं थोड़े दिनों के लिए अपने दोस्तों के साथ शिमला और मनाली घूमने जा रहा हूं। जय के माता पिता ने ये बात सुनी और चैन की सांस ली। उसके बाद कहा, बेटा, लंदन, पेरिस, जहां जाना है जाओ, पर आगे से हमारे सामने वो गांव के महल में जाने का जिक्र कभी मत करना। जय ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है डैड, जल्दी मिलता हूं। इतना बोलकर जय अपनी कार लेकर वहां से निकल पड़ा। जय ने अपने माता पिता से झूठ बोला था। वो शिमला मनाली के लिए नहीं बल्कि अपने महल में जाने के लिए निकला था। यार, तेरे पेरेंट्स तुझे वहां जाने से इतना मना क्यों कर रहे थे? इतनी अच्छी प्रॉपर्टी ऐसे ही यूजलेस पड़ी है। वहां कोई होटल खोल दो तो बहुत चलेगा। जय के दोस्त चिराग ने कहा, जिस पर जय ने कहा, हाँ यार, मैं भी वही प्लान कर रहा हूं। जय और उसके दोस्त करीब 6 बजे के आसपास निकले थे। अब गांव में पहुंचने ही वाले थे। रात काफी हो गई थी। सभी दोस्त गांव में पहुंच गए थे, पर महल का रास्ता पता नहीं होने के कारण उन्होंने किसी गांव वाले को रोका और उससे पता पूछा। गांव वाले ने घबराते हुए वहां का पता बताया और बोला, साहब लोग, वहां मत जाइएगा। वो महल में जो भी गया है कभी वापस नहीं आया। ये सुनकर सारे दोस्त हंसने लगे और महल की ओर बढ़ गए। जब वो महल के एंट्रेंस पर पहुंचे तो अजीब सा सन्नाटा था वहां। पूरा महल उजड़ा और भयानक लग रहा था। जय और उसके 5 दोस्त महल का ताला खोलकर अंदर चले गए। महल में दाखिल होते ही जय और उसके सारे दोस्त आश्चर्य में पड़ गए। जितना वो बाहर से डरावना दिख रहा था, अंदर से उतना ही साफ सुथरा और सुंदर था। देख यार, मैंने बोला था ना, कितना तो अच्छा है। फालतू में अंकल और आंटी इतना डरते रहते हैं। जय के दोस्त राघव ने बोला, महल में बहुत सारे कमरे थे। सबने अपना कमरा पसंद किया और उसमें सामान रख दिया। दिन भर की सफर की वजह से वे लोग थक गए थे और अपने कमरों में सोने के लिए चले गए। आधी रात को अचानक चिराग को लगा कि कोई उसके बालों को सहला रहा है। चिराग ने जब आंख खोली तो एक सुंदर सी लड़की सज धज कर चिराग के पास बैठी थी और उसके सर पर हाथ फेर रही थी। चिराग पहले तो डर गया, फिर उठकर पूछा, कौन हो तुम? कमरे में क्या कर रही हो? उस लड़की ने चिराग को जवाब देते हुए कहा, मैं यामिनी हूँ, इस महल का ध्यान रखती हूँ। मैंने देखा आप सब आज रात में आए तो सोचा थोड़ी खातिरदारी कर लूं। चिराग को थोड़ा अजीब लगा। उसने यामिनी से कहा, देखो, रात काफी हो गई है, तुम अभी अपने कमरे में जाओ, हम सुबह बात करेंगे। नहीं साहब, मैं आप ही के लिए तो खास तौर पर आई हूँ। इतना बोलकर यामिनी चिराग के पास गई और उसको अपनी बाहों में भरने ही जा रही थी कि चिराग ने उसे धक्का दिया और कहा, ये क्या कर रही हो? मैंने बोला ना, अभी नीचे जाओ, सुबह बात करते हैं। चिराग की बात सुनते ही यामिनी गुस्से से लाल हो गई।
उसका चेहरा एकदम विकृत और भयानक हो गया। अचानक से उसके नाखून बढ़ गए, आंखें अंगारों की तरह लाल हो गई। वो हवा में उड़ने लगी और बोली, मैं एक पिशाचिनी हूँ। मेरे ही महल में आए हो और मुझे हुक्म दे रहे हो। अब तुम यहाँ से जिंदा नहीं जा पाओगे। चिराग को काटो तो खून ना निकले, ऐसी हालत हो गई। पिशाचिनी चिराग के पास गई और उसका गला दबाने लगी। चिराग के मुंह से आवाज ही नहीं निकल पा रही थी। पिशाचिनी ने चिराग की आंखों को नोच डाला और उसकी गर्दन मरोड़ दी और चिराग हमेशा के लिए सो गया। दूसरे दिन सुबह सारे दोस्त नीचे हॉल में इकट्ठे हुए तो जय बोला, यार ये चिराग कहाँ रह गया? अभी तक नीचे क्यों नहीं आया? चल उसको उठा कर आते हैं। कमरे के बाहर से ही बहुत ही भयानक बदबू आ रही थी। जैसे ही जय, राघव, सन्नी और सोहम कमरे में गए, उनकी आंखें फटी की फटी रह गई। चिराग की दोनों आंखें उसकी लाश के पास पड़ी थी। उसकी गर्दन मुड़ी हुई थी। पूरे कमरे में चारों तरफ खून था। सोहम को बदबू के कारण उल्टी आने लगी और वो बाहर भागा। बाकी के दोस्तों का भी बुरा हाल था। सब गहरे सदमे में थे। उन्होंने तुरंत उस महल से निकलने का सोचा। सबने अपना सामान लिया और महल से बाहर निकलने ही वाले थे कि सारे दरवाजे और खिड़कियां बंद हो गए। तभी एक तेज आवाज आई, लोग यहाँ आते अपनी मर्जी से हैं, पर जाते मेरी मर्जी से हैं। पिशाचिनी हवा में उड़ते हुए बोली, कौन हो तुम? कौन हो तुम? जय ने डर के मारे कांपती आवाज में पूछा। पिशाचिनी ने अंगारे जैसी आंखों से गुस्से में चारों की तरफ देखा और कहा, मैं पिशाचिनी हूँ। मैं इस हवेली की मालकिन हूँ। तुम लोगों की यहाँ आने की हिम्मत कैसे हुई? और अब जब गलती कर दी है तो सजा भी भुगतो। कोई कुछ समझे उसके पहले ही सन्नी हवा में उड़ने लगा। सब काफी डरे हुए थे। सन्नी के चेहरे पर अचानक से घाव होने लग गए और बहुत खून निकलने लगा। अचानक से सन्नी के हाथ पैर मुड़ गए। सन्नी बचाओ बचाओ की गुहार लगा रहा था। फिर उसका सर धड़ से अलग हो गया। उसके दोस्त बेबस होकर ये सब देखते रहे। अब सिर्फ 3 ही दोस्त बचे थे, जय, राघव और सोहम। सन्नी की मौत अपने सामने देखकर तीनों का बहुत ही बुरा हाल था। सन्नी को मारकर पिशाचिनी वहां से गायब हो गई और महल के दरवाजे खुल गए। जैसे ही महल के दरवाजे खुले, तीनों दोस्त महल से बाहर निकलने के लिए उसके आंगन में आए तो उन्होंने वहां पर महल की रखवाली करने वाले चाचा को देखा। उनको देखते ही चाचा ने कहा, तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? तब जय ने पूरी बात बताई और पूछा, चाचा ये पिशाचिनी कौन है और यहाँ कैसे आई? तब बूढ़े चाचा ने कहा, ठाकुर खानदान का एक राजा था जो अपनी सत्ता बढ़ाना चाहता था और सब पर राज करना चाहता था। सत्ता की लालच में उसने पिशाचिनी साधना की और इस पिशाचिनी को जागृत कर दिया। जब ये पिशाचिनी जागृत हुई तो उसने गुस्से से राजा से कहा, क्यों जागृत किया है मुझे? क्या चाहिए तुझे? राजा पिशाचिनी के सुंदर रूप को देखकर मोहित हो गया और अपना मकसद भूल गया और उसे अपनी रानी बनाने के सपने देखने लगा। उसने पिशाचिनी से कहा, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ और तुम्हें इस महल की रानी बनाना चाहता हूँ। आज से ये महल तुम्हारा है। पिशाचिनी ये सुनकर बहुत खुश हुई, पर उसने शर्त रखी कि वो रोज एक आदमी का खून पिएगी। राजा ये सुनकर होश में आया और उसने अपनी शादी का प्रस्ताव वापस ले लिया। पिशाचिनी को इस बात से गुस्सा आया और उसने उसी वक्त राजा को मार डाला। उसके बाद उस पिशाचिनी ने इस महल के सारे सदस्यों का खून पीकर उन्हें मार डाला और जो भी इस महल में आता वो जिंदा वापस नहीं जा पाता। रात को पिशाचिनी की ताकत और ज्यादा बढ़ जाती है और जिसको वो एक बार देख लेती है उसको मार के दम लेती है। तुम लोगों को अंदर नहीं आना चाहिए था, पर चाचा क्या इससे बचने का कोई उपाय नहीं है? जय ने बूढ़े चाचा से पूछा। नहीं बेटा, मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता।
बूढ़े चाचा ने जय को उदास आवाज में कहा। तभी उसने देखा कि जय के पिता ठाकुर भानु प्रताप सिंह और उसकी मां उनकी तरफ आ रहे थे। साथ में उनके कुल देवता के मंदिर के पुजारी और पंडित थे। सब महल के बाहर खड़े थे और जैसे ही सूर्यास्त हुआ, कोई अदृश्य शक्ति जय, सोहम और राघव को घसीट के अंदर खींचने लगी। ना चाहते हुए भी वे तीनों अंदर पहुंच गए। इस बार पिशाचिनी जय के शरीर में घुस गई। जय हवा में उड़े जा रहा था और अपना सर दीवारों से जोर जोर से टकरा रहा था। कभी जय की रोती हुई आवाज आती तो कभी पिशाचिनी की हंसती हुई आवाज। जय के पूरे शरीर में छोटे छोटे घाव होने लगे। जय की हालत देखकर बाकी के दोनों दोस्त बहुत ही डर गए। जय पीठ के बल महल की दीवारों पर चल रहा था। उसकी आंखें लाल अंगारे जैसी थी और नाखून बढ़ गए थे और अपने ही नाखूनों से जय अपने आप को ही नोच रहा था। तभी जय के माता पिता और सारे पंडित तथा पुजारी अंदर आए। ए बुड्ढे, ये तेरे पंडित क्या कर लेंगे? तुझे मेरे बारे में पता नहीं, मैं पिशाचिनी हूँ। इतना बोलकर पिशाचिनी जय के शरीर से बाहर निकली। जय अभी भी हवा में उड़ रहा था। तेरा अंत आ गया है पिशाचिनी, बहुत जान ले ली तुमने हमारे खानदान वालों की, ठाकुर प्रताप सिंह ने गुस्से में कहा। अभी पिशाचिनी जय को नुकसान पहुंचाने जा ही रही थी कि पुजारियों ने अपनी साथ लाई हुई भगवान नरसिंह की मूर्ति निकाली और महल के बीच में रख दी। फिर भगवान नरसिंह की पूजा शुरू हुई। शंखनाद मंत्र जाप से भगवान की स्थापना हो रही थी। ये सब सुनकर पिशाचिनी तड़पने लगी और तड़प कर बोली, बंद करो ये सब, मुझे गुस्सा आ गया तो मैं सब कुछ तबाह कर दूंगी। पर सारे पुजारी रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। शास्त्रों में लिखा है कि भगवान नरसिंह ही पिशाचिनी का खात्मा करते हैं। भगवान महाविष्णु का यज्ञ किया गया। यज्ञ के पवित्र धुएं से पिशाचिनी का शरीर जलने लगा और अंत में भगवान नरसिंह के हाथ में रखे हुए त्रिशूल से ठाकुर प्रताप सिंह ने पिशाचिनी पर वार किया। त्रिशूल के छूते ही पिशाचिनी राख में बदल गई। इस महल को अब भगवान नरसिंह के मंदिर में बदल दिया गया और अब यहाँ तीनों पहर भगवान नरसिंह की पूजा की जाती है। इस तरह से महल को पिशाचिनी से मुक्ति मिली।